हेलो एवरीवन। मेरा नाम अविनाश मोरे है और मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ द सेम सीरीज दैट वी स्टार्टेड फ्यू डेज बैक, राइट। तो चलो शुरू करते हैं उस सीरीज को। चलो फाइन। ठीक है, तो आप सबको याद होगा हम लोगों ने शुरू किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th, बराबर। और ये हम लोग कवर करने वाले जेई के हिसाब से, नीट के हिसाब से क्लास 12th, एंड जेई इंक्लूड्स बोथ जेडबलई मेंस एंड एडवांस। एंड अगेन दिस इज द रिमाइंडर, माइंड्स ऑनलाइन 12 डालो टेलीग्राम पे या फिर यूज दिस लिंक, बराबर। इस जगह पे आपको मिल जाएंगे नोट्स इस चैप्टर रिलेटेड, नहीं इस चैप्टर रिलेटेड बल्कि सारे नोट्स जो भी टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा उनसे रिलेटेड। ठीक है, इज दिस ओके एवरीवन? तो चलो फिर शुरू करते हैं। So today is our lecture number 4, right? And the topic is permittivity and charge distribution। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा लिटरली। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद द स्टोरी, बराबर। सो परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक लड़की खड़ी है। बराबर। यार परमिटिविटी इनसे कैसे समझेंगे हम लोग, समझते हैं। ठीक है, जानते हैं। चलो ठीक है, तो ये तुम लोगों की कंडीशन है, मैं बताता हूँ कैसे। सर हम लोगों की कंडीशन कैसे, अब देखो यहाँ से आगे मैं जितने भी एग्जांपल्स लूंगा जहाँ पे हम लोग चार्ज से रिलेटेड डील करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आई विल बी ट्रीटिंग अ बॉय विथ पॉजिटिव चार्ज या फिर लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों सर, लड़के ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं इसलिए? ऐसा कुछ नहीं, मान के चलो, है ना। ठीक है, एंड गर्ल्स विद द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग बॉयज एज पॉजिटिव चार्ज एंड गर्ल्स एज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिर्फ पोलैरिटी इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया। ठीक है, करेक्ट। सो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो कैसे होगा सर? मान लो इन लोगों ने जे डबल ई मेन्स की एग्जाम दी। कौन सी एग्जाम दी सर? जे डबल ई मेन्स की एग्जाम दी। ठीक है, दोनों की एग्जाम क्लियर हो गई। क्या हो गया सर? दोनों की एग्जाम क्लियर हो गई। अब एग्जाम क्लियर होने के बाद क्या होता है पता है तुम लोगों को? सर आगे जेई एडवांस भी देनी होती है। वेरी गुड, जेई एडवांस भी देनी होती है, पर हम लोग यही तक एज्यूम करेंगे, मान लो यार ये पूरी की पूरी जेई इन दोनों ने निकाल ली, बराबर। ठीक है, अब ये जो इसका नाम है बॉय और इसका नाम है गर्ल। इनका नाम भी बॉय और गर्ल ही है, हाँ बिल्कुल, इनका नाम भी बॉय और गर्ल ही है फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, फालतू में तुम्हारा नाम रख दो, किसी के साथ मैच हो जाए तो स्टोरी लिंक हो जाएगी। ठीक है, सो इट्स बेटर टू कीप बॉय एंड गर्ल। ठीक है, सो मान लो इन्होंने जेई नाम की एग्जाम निकाल ली। ठीक है, दे बोथ क्लियर द एग्जाम। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को पता होगा राउंड्स होते हैं, कॉलेजेस के राउंड्स होते हैं, है ना। कॉलेज के राउंड्स होते हैं, और मान लो ये दोनों जो थे सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे, सेम कोचिंग, देवर इन द सेम कोचिंग। ठीक है, किस में थे? देवर इन द सेम कोचिंग, बराबर। इन्होंने निकाल ली जेई मेंस की एग्जाम। जेई मेंस की एग्जाम निकालने के बाद आप लोगों को पता होगा कैप राउंड चलते हैं, बराबर। सो मान लो कैप वन में बॉय का एडमिशन हो गया, है ना। बॉय गॉट एडमिटेड टू कॉलेज ए। बॉय को कौन सा कॉलेज मिल गया? कॉलेज ए कॉलेज मिल गया, ए नाम का कोई कॉलेज था वो मिल गया। ठीक है, बराबर। फिर उसके बाद कैप टू हुआ, कैप टू में गर्ल गॉट कॉलेज ए। क्या बात है सर, सेम कोचिंग, फिर एग्जाम निकाला, उसके बाद दोनों को सेम ही कॉलेज लग गया, बराबर। दे बोथ टुक द एडमिशन इन दैट कॉलेज। कैप वन में लड़के ने एडमिशन ले लिया, कैप टू में लड़की ने एडमिशन ले लिया, बराबर। फिर उसके बाद दोनों कॉलेज में आमने सामने आए। ठीक है, चलो यहां तक ब्रांच भी सेम ले ली, खुश। ठीक है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो मैकेनिकल, वो तो कंप्यूटर साइंस, कैसे बातचीत हो पाएगी, बराबर, या कैसे जान पहचान होगी, या कैसे देख पाएंगे? मुश्किल होता है इतनी सारी भीड़ भाड़ में, बराबर। सो लेट सपोज बॉय को कॉलेज ए मिल गया, गर्ल को कॉलेज ए मिल गया, कैप वन कैप टू, बोथ टुक द सेम ब्रांच। सेम ब्रांच मतलब सेम क्लासरूम। अब जैसे ही वो एक क्लासरूम में बैठे थे यार, देखा अपन फर्स्ट डे जाते हैं, सब स्ट्रेंजर्स दिखते हैं, वहां उन स्ट्रेंजर्स में ढूंढते हैं कोई जाना पहचाना चेहरा दिख रहा है क्या, है ना। तो ये दोनों देख रहे थे, दोनों को एक दूसरे की तरफ नजर गई, देखा अरे मैं तो इसको जानता हूँ, मैं तो इसको जानती हूँ, बराबर। जानते हैं तो क्या करेंगे? आएंगे,
बातचीत शुरू करेंगे, बराबर। सो द इंटरैक्शन बिटवीन देम स्टार्टेड, ठीक है। सो द इंटरैक्शन बिटवीन देम स्टार्टेड। अब इस इंटरैक्शन को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं? नाउ टेल मी फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, है ना। होता भी सर अक्सर ऐसे है, तो कुछ सोच के ही पॉजिटिव चार्ज लड़के को दिया है, बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होंगी? पॉजिटिव से, बराबर। ये जाके पहले बातचीत करने की कोशिश करे, हाय हेलो, बराबर, करने की कोशिश करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज द इंटरैक्शन बिटवीन देम स्टार्टेड, interaction between them started, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडेड एट नेगेटिव चार्ज, दैट इज एंडेड एट नेगेटिव चार्ज, बराबर। इज दिस क्लियर यहां तक? ठीक है। सो तो ये इंटरैक्शन चलने लग गया, ठीक है। 15-20 दिन बीत गए, एकदम मस्त इंटरैक्शन चल रहा था, और वो इंटरैक्शन काफी अब बढ़िया होते जा रहा था, बाकी तुम समझो, ठीक है। द इंटरैक्शन वॉज गेटिंग मच बेटर, बराबर। फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होने लग गई थी सिर्फ 15 दिन में। उसके बाद आया कैप राउंड 3, कैप राउंड 3, ठीक है। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कैप के हिसाब से एडमिशन हो रही है और वैसे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। एक साथ सभी के सभी नहीं जा रहे फॉर ओरिएंटेशन सेशन एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल एजम्पशन। मान लो कैप 3, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीईटी के थ्रू एडमिशन होते हैं वैसा प्रोसेस ले रहा हूँ। आईआईटी में सबको एक साथ जाना होता है फॉर ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है। सो मान लो दिस इज कैप 3, ओके। सो कैप 3 में एक और लड़का आ गया, एक और लड़का आ गया, उसका नाम रख देते हैं बी बॉय, ठीक है। उसका नाम रख देते हैं बी बॉय, ठीक है। सो कैप 3 में एक और लड़का आ गया, ठीक है। वो लड़का भी सेम कोचिंग से था, सेम एग्जाम निकाली, सेम कॉलेज में एडमिशन लिया, अगेन आया इन कॉलेज ए। तो अब इससे परमिटिविटी को कैसे समझा जाए? तो देखो, परमिटिविटी इज, कुछ समझ में आया? टना, ठीक है। तो एक लड़का बीच में आ गया, इनके बीच में इंटरैक्शन काफी अच्छा चल रहा था, बॉय एंड गर्ल के बीच में, ठीक है। तो फिर से नामकरण, दिस इज बॉय, दिस इज गर्ल, दिस इज बी बॉय, टना, ठीक है। इसकी एंट्री होती है। अब होगा क्या? देखो, यहां से तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी जहां नेगेटिव चार्ज की तरफ रही थी, लेकिन अब बीच में एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। लड़का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू होगी। अब ये भी तो जान पहचान का है, ये भी तो सेम इंस्टीट्यूट में था। फिर देखेगा, ये भी ढूंढेगा, यार मेरे पहचान का कोई दिख रहा है, पहचान की दिखेगी, हाय हेलो, इंटरैक्शन स्टार्टेड, ठीक है। तो अब परमिटिविटी मतलब क्या? ठीक है, देखो, दोनों का इंटरैक्शन बढ़िया चल रहा था, 15-20 दिन हो गए थे, फ्रेंडशिप वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, लेकिन बीच में आ गई ये। सो देन हाउ विल वी डिफाइन द परमिटिविटी? ठीक है। सो परमिटिविटी इज बेसिकली डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द परमिटिविटी। पहले अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बीच में ये बंदा आ गया। अब इन दोनों का डायरेक्ट इंटरैक्शन हो पाएगा क्या? मुश्किल है सर, हर वक्त ये भी साथ में रहेगा, बराबर। तो जो बातें शायद जिस लेवल तक पहुंच सकती थी, अब वो थोड़ी सी रुक जाएंगी, थोड़ी सी सहम जाएंगी, बराबर। क्या ये बात समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तुम्हारे ही तरीके से, ठीक है। सो दिस इज सिंपल, एक रेजिस्टेंस बीच में। अब ये रेजिस्टेंस क्यों बीच में आता है? ठीक है। सो बेसिकली देखो, जब ये दोनों बात कर रहे थे, है ना, तो बीच में देयर वाज नो मीडियम। यहाँ पे कोई मीडियम था? नो सर। ये पूरे स्पेस में दिस वाज व्हाट? एम्प्टी स्पेस। दिस वाज एम्प्टी स्पेस। और तुम्हें याद होगा, मैंने एम्प्टी स्पेस या फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी लिखवाई है, इट इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा होगा, बराबर। अब चलो आगे, एक काम करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत आसान कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देयर वाज नो मीडियम इन बिटवीन, डायरेक्ट इंटरैक्शन हो रहा था, सो उसको मैंने परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से दे दिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मीडियम आ गया सर, एक मीडियम आ गया, बराबर। तो मीडियम का तुम्हें पता होगा, मीडियम के लिए मैंने बोला था एप्सिलॉन एम से वी विल बी इंडिकेटिंग, मतलब फ्री स्पेस में देयर इज नो रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे ही कोई मीडियम आ जाए वो कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस डालेगा, बराबर। तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो रेजिस्टेंस या फिर
द रेजिस्टेंस ऑफ अ टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को बोला जाता है परमिटिविटी, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अब एकदम बिंदास कन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। सो हम ये परमिटिविटी तो समझ गए, अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है ये समझना है, ठीक है। सो देखो अब कंसेप्ट फिजिक्स के हिसाब से, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम बढ़िया सी जा रही थी, ठीक है, ये था फर्स्ट केस, ठीक है, ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या होगा, ये एनिमेटेड वीडियो में शायद कुछ समझ रहा होगा तुम्हें, उम्मीद कर रहा हूं, अगर नहीं समझ रहा होगा तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे था बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, एक मीडियम में रख दिया, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, बराबर। और यहाँ पे बेटा मीडियम, यहाँ पे है मीडियम, क्या है यहाँ पे, मीडियम, दिस इज मीडियम, ठीक है। अब तुमने जिस मीडियम में रखा इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को, उस मीडियम में भी तो चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ना, उस मीडियम में भी चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, बराबर। तो इसके कारण क्या होगा, इस मीडियम के जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से बहुत सारे होंगे। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स को मीडियम में रखोगे, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव चार्ज जो मीडियम में प्रेजेंट है वो रिफ्लेक्शन, सॉरी वो क्या करेंगे बोलो, उनके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, उनके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन। जो नेगेटिव चार्ज है उन पे लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स के कारण इधर पहुंच जाएंगे, या फिर बोलो नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण इधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट हो गया, बराबर। अब देखो ये थी तुम्हारी एक्चुअल, दिस वॉज योर एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये कौन सी थी, ये थी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से जा रही है नेगेटिव पे खत्म हो रही है, बराबर। दिस वॉज ई एक्सटर्नल, कौन सी थी ये, ई एक्सटर्नल, ये थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये मीडियम के जो चार्ज पार्टिकल्स है उनका अलाइनमेंट कुछ ऐसा हो गया, सच दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ भाग गए, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ गए। अब ये भी तो दूर दूर हो गए, तो यहाँ पे भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तैयार हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, बराबर। इसको बोला जाता है ई इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस हुई मीडियम में, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। अब नाउ लुक वेरी केयरफुली, ई एक्सटर्नल उधर, ई इंड्यूस इधर, और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सो ई नेट, इस मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, माइनस, क्योंकि अफेक्ट क्या कर रहा है, ये इंड्यूस्ड कैंसिल कर रहा है एक्सटर्नल का, कुछ हद तक कम कर रहा है, एक उधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या हो गई, कम हो गई। इस कम होने के रीजन को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं परमिटिविटी। क्यों, क्योंकि ये किसी मीडियम के कारण आती है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड्यूस होती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा अब सर, देखो रिलेटिव परमिटिविटी अपसाइलन आर इज द रेशियो ऑफ अपसाइलन एम अपॉन अपसाइलन नॉट, ठीक है। ये रेशियो होता है परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। अब ये सब क्यों सर पढ़ते बैठना है, एक बार हमने जान लिया ना, हर मीडियम के लिए अपना अपना अपसाइलन एम होगा, फ्री स्पेस के लिए अपसाइलन नॉट होगा। हमें अपसाइलन नॉट की वैल्यू पता है, वी नो द मैग्नीट्यूड, क्या है बोलो, 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना, -11, बराबर। यही याद आ रहा होगा सबको, दिस इज द अपसाइलन नॉट वैल्यू, ठीक है। अब सर अपसाइलन नॉट की तो वैल्यू हमें याद है, नो डाउट, ठीक है, यू नो द वैल्यू ऑफ अपसाइलन नॉट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऐसे अगर कल मैं तुम्हें बोलूं बेटा आज छुट्टी होने के बाद एक काम करो, एक 200 मीडियम्स की लिस्ट निकालो, कितनी सर, 200 मीडियम्स की लिस्ट निकालो एंड सबकी परमिटिविटी की वैल्यू याद करके आओ। क्या बोला मैंने, एक 200 मीडियम्स की लिस्ट निकालो और सबकी परमिटिविटी की वैल्यू याद करके आओ। सर फोन नंबर याद होने में 2 दिन लग जाते हैं,
एक दिन में 200 मीडियम की परमिटिविटी वैल्यू जो इतनी गंदी होती है, इस टाइप से होती है, वो कैसे याद रहेगी? पॉसिबल नहीं है ना। एग्जैक्टली तो इसी के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो, मैंने बोल दिया सपोज कोई एक मीडियम एक्स है, कोई एक मीडियम एक्स है, ठीक है, एंड आई सेड परमिटिविटी ऑफ एक्स, परमिटिविटी ऑफ एक्स इज 2 टाइम्स अपसाइलन नॉट। अब निकाल नहीं सकते हो अगर तुम्हें ये चीज पता है तो। परमिटिविटी ऑफ कोई मीडियम एक्स, उसका 2 टाइम्स अपसाइलन नॉट है, हमें तो अपसाइलन नॉट की वैल्यू पता है, वो डाल दो इसमें सीधा सीधा। तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी इंट्रोड्यूस की। सो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितनी हो जाएगी? अपसाइलन आर इंटू अपसाइलन नॉट, एंड ये अपसाइलन आर मतलब ही कुछ ऐसी वैल्यू होगी, कुछ इस तरीके से वैल्यू होगी। इज दिस क्लियर? मतलब कितना टाइम्स है ना। प्लस एक और चीज इंपॉर्टेंट, देखो हमने देखा रेजिस्टेंस किधर ज्यादा है, फ्री स्पेस में ज्यादा था या जब मीडियम इंट्रोड्यूस किया था? सो जब मीडियम इंट्रोड्यूस किया था, बराबर ना, पहले तो कन्वर्जेशन एकदम बढ़िया हो रही थी, मतलब रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर था, लेकिन जैसे ही मीडियम आया रेजिस्टेंस मिला। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है सर, एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इंप्लाइज एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ऑलवेज, always. So epsilon r is always greater than 1. Is this clear everyone? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ परमिटिविटी या फिर इफेक्ट ऑफ चेंज इन मीडियम ऑन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ क्या होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने विजुअलाइज तो कर दिया कि सर उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन फॉर्मूले वाइज भी देख लेते हैं रिलेशन क्या होगा। ठीक है, सो वी नो बेटा फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो मैं ये फ्री स्पेस मतलब F नॉट से कंसिडर कर रहा हूँ। सो फ्री स्पेस F नॉट इज इक्वल टू के, फिलहाल चार्जेस भी मैं क्यू क्यू मान लेता हूँ। तो यार चलो यार, तो मैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो फिर बच्चे बोलेंगे सर ये क्यू स्क्वायर आता है, Q1 Q2 बराबर, यहाँ पे मुझे K की वैल्यू डालनी पड़ेगी बिकॉज अपसाइलन के टर्म में डील करना है। सो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बराबर, एंड फोर्स इन मीडियम, एंड फोर्स इन मीडियम विल बी 1/4 पाई अपसाइलन m, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपसाइलन m Q1 Q2 by r square. Is this clear? Rest all parameters are same, the charges are same, the distance between the charges is same. So then force in medium and force in free space कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। Now come on, find the ratio of this. F naught by Fm, बोलो कितना आएगा? ठीक है, लिख लो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 by r square अपॉन 1/4 पाई अपसाइलन m Q1 Q2 by r square। देखो कटेगा सब, 1/4 पाई गया Q1 Q2 by r square, बचा क्या? सिर्फ बचा क्या? 1/अपसाइलन नॉट अपॉन 1/अपसाइलन m। तो ये कितना हो जाएगा? अपसाइलन m अपॉन अपसाइलन नॉट। सो दैट इंप्लाइज f नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू अपसाइलन m अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है, अपसाइलन m अपॉन अपसाइलन नॉट। तो अब इसको कैसे बोला जाए बोलो? अब मुझे एफ एम निकालना है। सो एफ एम इज इक्वल्स टू, एफ एम उधर जाएगा, एफ नॉट अपसाइलन नॉट अपॉन अपसाइलन एम बराबर, करेक्ट। एंड आई नो फ्रॉम दिस, आई नो अपसाइलन एम इज ग्रेटर देन अपसाइलन नॉट। अगर ये वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म इससे छोटा है तो अल्टीमेटली ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है बराबर। सो दैट इम्प्लाइज एफ एम इज लेस देन एफ नॉट, मतलब एफ एम बड़ा है एफ नॉट से। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आए। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे भी असर पड़ता है, एंड इट ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। सो यहाँ पे फोर्स को भी एक टाइप से रेजिस्टेंस मिला। इज दिस क्लियर एवरीवन? कितना आसान है। एंड सेम वे में हम लोग लिख सकते हैं, सेम वे
फॉर्मूला तो सेम ही है ना यार, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी द फॉर्मूला इज सेम, द ओनली थिंग इज वहाँ पे एक चार्ज रहता है, यहाँ पे दो चार्ज है, वो भी कैंसिल हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस. इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, क्लियर है, मज़ेदार टॉपिक था, इजी टॉपिक था, बराबर. बस ध्यान दो एंड समझने की कोशिश करो. ठीक है, देखो तुम लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जो एग्ज़ाम तुम्हें देना है ना, इट इज़ ऑल इंडिया लेवल. ये ऐसा नहीं है कि यार 40-50 बच्चों का क्लासरूम है, उसमें देखा जाएगा कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकेंड आ रहा है और उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा. करेक्ट. सो यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू बी डेडिकेटेड. पागलपन होना ज़रूरी है, एक जुनून होना ज़रूरी है फॉर दिस एग्ज़ाम. इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो इसलिए ध्यान दो, मेहनत करो. ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी इज द की. याद रखो, डेली पढ़ाई करते रहना है, डेली अपने टारगेट से भटकना नहीं है. ठीक है, इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं. नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. ठीक है, देखो आईआईटी के जो लाइफ है ना, बहुत बढ़िया लाइफ है. ठीक है, सिंस आई वॉज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ. सर जब मेन गेट के अंदर, एक सिंपल बात तो मैं बताता हूँ. ठीक है, मेन गेट से, ठीक है, लेट सपोज दिस इज द गेट ऑफ आईआईटी. क्या है सर, ये ऐसा कैसा गेट है सर? मान लो यार ये गेट है. ठीक है, नहीं मानना तो चलो ठीक है, गेट बना देते हैं अपन. ठीक है, ये गेट है, ये दिस इज गेट ऑफ द आईआईटी. ठीक है, किसका गेट है? ये आईआईटी का गेट है. ठीक है, इसके सामने से एक रास्ता जाता है, आईआईटी पवई के सामने से एक रास्ता जाता है. ठीक है, एक इस साइड पे जाता है, फिर डिवाइडर के बाजू से एक इस साइड को जाता है. ठीक है, अब तुम यहाँ तक तो पहुँच सकते हो, यहाँ तक तो पैदल भी पहुँच सकते हो, गाड़ी से भी पहुँच, कैसे भी पहुँच सकते हो, बराबर. लेकिन तुम्हारी जो मेहनत है ना, इट विल डिसाइड वेदर यू विल गो इनसाइड दिस और यू विल गो सीधा यहाँ से. ठीक है, एंड एक बार तुम अंदर घुस गए ना, बिलीव में लाइफ एकदम वीआईपी टाइप है. ठीक है, हॉस्टल में जाओगे, ठीक है, हॉस्टल लाइफ तो एक अलग ही बात है. ऊपर से जो फैसिलिटीज़ तुम लोगों को प्रोवाइड की जाती है वो भी एकदम बढ़िया, और 4 टाइम खाना है यार, सोच लो, सुबह दोपहर इवनिंग रात में, जो पसंद है वो लगभग, और बढ़िया एकदम. ठीक है, लाइफ मज़ेदार है, खेलने कूदने के लिए भी चीज़ें मज़ेदार हैं. ठीक है, सो ध्यान दो और पढ़ाई करो, और याद रखो यार, दिस इज़ माई टारगेट, मुझे यही जाना है. अगर यहाँ जाना है तो मेहनत भी उस लेवल की लगेगी. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो इसके कुछ टाइप्स है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? एक सिंपल कंसेप्ट, व्हेन अ चार्ज इज नॉट एक्यूमुलेटेड इन सम पार्ट्स बट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली. कैसा है? इट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली. अब एक एग्जांपल देख लो. ठीक है, मान लो मैं इतना पार्ट लूँ. ठीक है, ये क्या है सर? 2/2. 2/2 मान लो, 2/2 में 4 चार्ज है, बराबर. अब इसको 3/3 कर दो. इसमें टोटल कितने चार्ज है? 3 3 6 3 9, 9 चार्जेस है, बराबर. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कैसा दिख रहा है तुम्हें? दिखने में यूनिफॉर्म दिख रहा है. इसमें ऐसा कहीं पे दिख रहा है कि एक जगह पे बहुत सारे चार्ज एक्यूमुलेट है, एक जगह पे बहुत कम चार्जेस एक्यूमुलेट है? बिल्कुल नहीं. तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थ्रू आउट द बॉडी, बराबर, थ्रू आउट द बॉडी चार्ज कैसा रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड? इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली. एंड मोस्टली जेडबलई एंड नीट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही आता है. ठीक है, बहुत रेयरली यू विल गेट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर आया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन कैसा होगा? इट विल बी गिवन टू यू. इंटीग्रेशन लगाओ, सॉल्व करो, दैट्स इट. सिंपल थिंग, आसान है यार, वो भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, ठीक है, सो एक हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. देख लो, कहीं पे कुछ भी कैसे भी चार्ज रखे हुए हैं, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर. वहाँ पे ज़्यादा है, इस जगह पे कम है, देखो. सो मोर चार्जेस इज एक्यूमुलेटेड एट द कर्व्स, याद करो, एंड शार्प पॉइंट्स. सो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूशन जान लिया. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म. फॉर जेडबलई एंड नीट, बेसिकली मेंस एंड नीट. नीट बोल रहा हूँ, याद रखो, फॉर नीट
तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं, यू विल ओनली गेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। JEE के लिए चांसेस आर देयर यू विल गेट नॉन यूनिफॉर्म ऑल्सो, बट मेजर फोकस इज स्टिल ऑन, या मेजर जो क्वेश्चंस तुम देखोगे PY की उसमें ऑल आर मोस्टली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ चार्ज डेंसिटी, तो इट इज अ क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटिटेटिव मतलब यार क्वांटिटी में एक टाइप से बात की जाती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम होता है, बराबर। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये हमें डेंसिटी क्या चीज बता रहा है सर, मास थ्रू आउट द वॉल्यूम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर। मेरा जो मास है वो इतने वॉल्यूम में, बराबर, मेरा जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कौन बताता है, मेरी डेंसिटी बताती है। सो डेंसिटी हमें ये बताता है। अब ये चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे सामने एक और शब्द लगा है जो चार्ज डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताती है तो चार्ज डेंसिटी क्या बताएगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर। उस वॉल्यूम पे या उस सरफेस पे, बराबर, उस वॉल्यूम पे या उस सरफेस पे तुम्हारा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में आइडिया देगी चार्ज डेंसिटी। इज दिस क्लियर एवरीवन? आसान चीज है, बराबर। सो वैसे ही चार्ज डेंसिटी हमें किसका आइडिया देगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर सरफेस के हिसाब से या तो लाइन के हिसाब से। ठीक है, सो अब चार्ज डेंसिटी के भी टाइप्स होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, देखते हैं कौन कौन सी। सो द फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब लाइन के अलोंग, किसी एक लाइन दैट इज वन डायमेंशनल के अलोंग जब तुम्हारे चार्जेस, नॉट ओनली वन डायमेंशनल, एक सिंपल मान लो लाइन के अलोंग जब तुम्हारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे तुम लोगों ने धागा देखा होगा, उस धागे को अपन कैसे भी बेंड कर सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में भी, लेकिन वो धागा का एक लाइन है, उस लाइन पे जितने भी चार्जेस होंगे, ठीक है, या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी डेंसिटी, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हम लोग 2D फिगर्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, या 2D भी नहीं बोलूँ तो बेस्ट ये रहेगा। ठीक है, वी कैन यूज फॉर इट फॉर 3D ऑल्सो, लेकिन सरफेस मतलब कैसे, ये जो सरफेस दिख रहा है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन सरफेस, इस सरफेस के ऊपर चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जब सरफेस के ऊपर होता है, 2D 3D दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो ये बॉटल है, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है, इसके सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं है वॉल्यूम, देखो ये अंदर से खाली है, दिस इज अंदर से खाली इनसाइड। हॉलो है, हॉलो है तो उसके अंदर क्या चार्जेस हो सकते हैं, कैसे पॉसिबल है सर, क्या मजाक कर रहे हो, हॉलो के अंदर कैसे होगा, तो यहाँ चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे, बराबर। तो इसके सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी कैसी है वो बताता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब देखो ये पेन, करेक्ट, दिस इज अ पेन, ये सॉलिड है सर, अंदर भी पूरा सॉलिड है, देखो ये सॉलिड है, बराबर, ये निब भी पूरी सॉलिड की बनी हुई है, तो इसका मतलब इसमें थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला टर्म। ठीक है, एक बात बता दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, रोना नहीं है ये, रो डेंसिटी वाला रो। ठीक है, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अब जानते हैं डिटेल में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है सर। ठीक है, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज डिफाइंड एज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्योंकि मैंने धागा बोला, अब धागे का तुम क्या चीज मेजर कर सकते हो यार, तू धागे का एरिया बता सकते हो, वॉल्यूम बता सकते हो, नॉट पॉसिबल, बराबर। तो धागे का क्या बताया जा सकता है सर, धागे का लेंथ बताया जा सकता है। सो धागे पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अलोंग दी लेंथ, बराबर। सो इसीलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज दिस इज अ रॉड, एक बहुत ही पतला सा रॉड दिया हुआ, इस पे चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट सपोज दिस इज अ रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितने चार्ज है सर इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग एक और बना देते हैं 10 फॉर आर सिंप्लिसिटी। सो मान लो यहाँ पे कितने चार्जेस है सर, देयर आर टोटल 10 चार्जेस फॉर 10 सेंटीमीटर, बराबर। अब लैम्बडा क्या कह रहा है, लैम्बडा कह रहा है सर, लैम्बडा इज चार्ज, चार्ज कितने हैं देखेंगे, पर यूनिट लेंथ, मतलब 10/10, बराबर। मैं सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ फिलहाल, है ना। तो भी जो भी JEE के बाबू सोना लोग हैं ना, वो ये मत बोलने लगना सर कि ये जो लेंथ है ये तो आपने सेंटीमीटर में लिया, इसका मतलब ये गलत वैल्यू निकाली। भाई दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते तो वही करना पड़ेगा।
ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, वही अप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ को मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट समझो। ठीक है, सो लैम्बडा इज व्हाट, क्यू बाय एल इज इक्वल्स टू 10/10। तो ये कितना आया, मान लो ये आया, मान लो नहीं, ये वैल्यू 10/10 मतलब 1 ही होता है सर। सो लेट सपोज वी गॉट 1, लैम्बडा एस 1। ठीक है, सो लैम्बडा इज क्यू बाय एल। क्या लैम्बडा को और किसी तरीके में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है सर? बिल्कुल, लैम्बडा इज ऑल्सो गिवन बाय डी क्यू बाई डी एल। डी क्यू बाई डी एल, ये नहीं समझ में आया सर, इसका मतलब क्या है? कंफ्यूजन हो रही है। अरे यार क्या कंफ्यूजन है इसमें, सिंपल चीज देखो, है ना, मैंने पूरी लेंथ ली तो पूरा चार्ज लिया, अगर मैं आधी लेंथ लूंगा, लेट सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर 10 सेंटीमीटर पे 10 चार्ज है तो 3 सेंटीमीटर पे कितने चार्ज होंगे? 3 चार्ज। 3 सेंटीमीटर पे वी विल हैव 3 चार्ज। सो इसका मतलब है छोटा चार्ज और छोटी लेंथ, तो छोटी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, छोटी लेंथ पे छोटा चार्ज डाल दो। सो दिस इज 3/3, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। तो इसीलिए फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिर चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में द चार्ज डेंसिटी रेशियो वैल्यू इज ऑलवेज सेम, चाहे तुम पूरी लेंथ की लो या छोटी सी लेंथ की लो, या दैट इज एलिमेंट्री लेंथ। इज दिस क्लियर, एप्लीकेबल? इज दिस क्लियर? बराबर, ठीक है। सो लैम्बडा, फाइनली मैं बोल सकता हूँ सर लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। दिस इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट। यहाँ तक क्लियर? बढ़िया एकदम। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेम अगेन, ठीक है। अब ये तो सर रॉड के लिए हो गया, सर्कुलर रिंग के लिए कैसे करो? बोला था धागे को सर्कल में भी किया जा सकता है, बराबर। धागे को अगर सर्कल में किया जा सकता है सर कन्वर्ट, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ विल बी इक्वल्स टू सर्कमफरेंस, एंड सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr सर। सो कैसे लिखोगे बोलो? सो फॉर सर्कुलर रिंग इज इक्वल्स टू लैम्बडा इज क्यू बाई 2πr। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस इज योर लेंथ ओनली, यही तो तुम्हारी लेंथ है, ठीक है। एलिमेंट के लिए अगेन दिस फॉर्मूला वी हैव सीन, दिस इज द यूनिट कूलम पर मीटर, because this is charge per unit length, so coulomb per meter, these are the dimensions, note down this everything, this is important, okay। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बोलो, अभी हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में क्या जाना? हमने जाना सर लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यूब बाय एल होता है सर, इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल होता है सर, बराबर। फॉर सर्कुलर रिंग हमने जाना सर लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2πr होता है सर। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ ये अप्लाई करते आ जाएगा, ये सबको समझ में आ गया होगा, बराबर। तुम यही से इंटीग्रेट करके यहाँ पे पहुँच सकते हो। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर, इसको एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे लिखो? दिस इज द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ दैट, बराबर। लेंथ का तुम इंटीग्रेशन करोगे, सर्कल होगा तो 2πr मिलेगा। क्या ये क्लियर है एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। दिस इज अ इजी कंसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम जैसे लीनियर था लॉन्ग दी रॉड, तो सरफेस होगा सरफेस के ऊपर, तो कोई भी एक सरफेस एज्यूम कर लो, कंसीडर कर लो, बराबर। सो चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस की बात करें तो सरफेस माने एरिया। इज दिस क्लियर? सो पर यूनिट एरिया आएगा यहाँ। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो इसको अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सरफेस हैज ओनली एरिया। सो क्यू बाय ए आ जाएगा, वहां पे एल था, यहाँ पे ए आ जाएगा, बराबर। कुछ उस तरीके से एक डिस्क मान लो, उसका रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, लगा दो यार फॉर्मूला। सो सिग्मा इज क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली एलिमेंट के लिए कैसे लिखा जा सकता है? डी क्यू बाई डी ए। यूनिट्स क्या होगा? कूलम पर मीटर डायमेंशन, कुछ ऐसे, क्योंकि एरिया का यूनिट पता है सबको, मीटर स्क्वायर होता है। सो कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? इजी एकदम, ठीक है। सो मैं सीधा सीधा यहाँ लिख सकता हूँ सर सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी ए। दिस इज फॉर सरफेस। किसके लिए सर? ये होता है सरफेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम, ये भी सिंपल है ना सर। सरफेस के लिए क्यू बाय ए था, तो वॉल्यूम के लिए क्यू बाय वी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी वी हो जाएगा। कितना आसान है, बराबर। बस लिंक करते हुए चलना है तुम्हें। सो देखो
एक स्फीयर है, उसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर मतलब तरबूज जैसा रहता है ना, तरबूज के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे बीज रहती है वैसे, बराबर, बस वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो एलिमेंट के लिए क्या आएगा सर, एलिमेंट के लिए आएगा dQ/dV। यूनिट्स क्या आएंगे, कूलम पर मीटर क्यूब, बराबर। तो चलो, है ना। सो वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, Q/V इज इक्वल्स टू dQ/dV। दिस इज फॉर वॉल्यूम। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बराबर। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रॉड, ठीक है, रिलेशन क्या आएगा देख लो, सबका तुम्हें दिया हुआ है यार, यूनिट्स, डायमेंशन, फार्मूला क्या यूज करना है, जनरल फार्मूला क्या यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, दिस टेबल विल हेल्प यू फॉर क्विक रिविजन। उम्मीद कर रहा हूँ ये वही चीज़ है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी और तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक मस्त टेबुलर फॉर्म में सब कुछ तुम्हें रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इतना यार तुम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, बस एक ही काम तो तुम लोगों को करना है, मेहनत। डायरेक्शन तो हम दे ही रहे, बराबर। इज दिस क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट MCQs। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट की जाती है सर? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है सर? लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, L का यूनिट मीटर, तो लगा दो यार, कूलम पर मीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यार सर मजाक कर दिया यार, L⁻³ नहीं होगा सर? वेरी गुड। चलो नाउ फ्यू न्यूमेरिकल्स। रेफर द फिगर गिवन बिलो एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहाँ से फोकस बनाए रखना, सारे के सारे अभी जो भी हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर JEE और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट जो आएगा इसमें वो नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं हो JEE में नहीं पूछा जाता, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर JEE एज वेल, ठीक है। सो फोकस करना है, ध्यान देना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें तुम्हारे जो भी DPPs लगा रहे होंगे या बुक्स लगा रहे होंगे, बराबर, जो भी कोचिंग की बुक्स वगैरह प्रोवाइड की होंगी उस सब में तुम्हें इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इज दिस क्लियर? चलो समझते हैं, बराबर। सो देख लो, एक स्ट्रिप है, दिस इज एन स्ट्रिप, या एक वायर है, उसके एक कारण मुझे पॉइंट P पे, दिस इज माय पॉइंट P, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, बराबर है ना। अब देखो, अभी तक हम लोग जो करते आए थे, ठीक है, अभी तक हम लोग जो करते आए थे या जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, याद है ना? पॉइंट चार्ज पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में और वहां समझा था पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है। पर यहाँ क्या पॉइंट चार्ज बचा है? क्या ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज पॉइंट चार्ज? नो, यहाँ एक से ज्यादा चार्ज है सर, बहुत सारे चार्ज है। तो बहुत सारे चार्ज के लिए फॉर्मूला कैसे लगाए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, यही चीज अब हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है। सो इस टाइप के बॉडी को बोला जाता है एक्सटेंडेड बॉडी, या फिर इस टाइप के फिगर को बोला जाएगा एक्सटेंडेड बॉडी। सो फॉर एक्सटेंडेड बॉडी हमारा अप्रोच बदल जाता है, ठीक है। वी कांट डायरेक्टली अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², नॉट पॉसिबल बेटा, इट इज वैलिड फॉर सिंगल चार्ज या सिंगल पॉइंट चार्ज, बराबर। KQ1Q2/R², फोर्स का फॉर्मूला 2 चार्ज के लिए था सर, यहाँ कितने चार्ज है देखो, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे निकालना है। कुछ चार्ज यहाँ बैठा है, कुछ यहाँ बैठा है, कुछ यहाँ बैठा है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, सारे चार्ज अलग अलग डिस्टेंस पे बैठे हुए, तो कैसे निकाला जाए? क्या हर एक के कारण निकालते बैठे? तो एक बॉडी में मान लो 2 लाख चार्जेस है, लेट्स एज्यूम, इतने कम तो होते नहीं, उससे ज्यादा ही होंगे। क्या इससे ज्यादा? बिल्कुल होंगे। निकालो, हर चार्ज के लिए निकालो बेटा, बुढ़े हो जाओगे निकालते निकालते, ठीक है। आज निकालने बैठोगे बाल सफेद हो चुके हैं, शादी वादी भी नहीं होगी, सोच लो, जिंदगी बर्बाद। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड पे सपना दिखाया सर और अभी बोल रहे हो कि जिंदगी बर्बाद, वही होगी, ठीक है, अगर एक एक चार्ज का तुम्हारे डिस्टेंस पे निकालते बैठ गए तो, ठीक है। तो अब कैसे करें सर? कुछ आइडिया दो, कुछ हिंट दो। तो चलो इसके लिए हम लोग बनाएंगे एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन या एलिमेंट्री लेंथ लेंगे। सो लेट सपोज दिस इज एन स्मॉल एलिमेंट, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। लेट सपोज दिस इज एन स्मॉल एलिमेंट, क्या है सर ये? स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट है बच्चा, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट एंड लेट सपोज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dx। कितनी लेंथ है? लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट और थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट इज dx एंड लेट सपोज दिस एलिमेंट इज एट द डिस्टेंस ऑफ x, is at the distance of x from point P।
पॉइंट P से वो एलिमेंट x डिस्टेंस के दूरी पे है। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब ये एलिमेंट मतलब बहुत छोटी चीज, अ वेरी स्मॉल एलिमेंट मतलब बहुत छोटी चीज। तो क्या सर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का? बराबर यहाँ पे लगाया जा सकता है। सो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो आएगी वो छोटी सी, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरी की पूरी थोड़ी ये देगा, ये तो अपने कारण जो बन रही है वो देगा। सो डी विल बी वॉट के, इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू एलिमेंट है, याद है ना? थोड़ी देर पहले हमने देखा था एलिमेंट पे चार्ज कितना लेना हमें, डी क्यू। सो चार्ज कितना है? डी क्यू। डिस्टेंस कितना है इस एलिमेंट से पॉइंट पी तक? एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? सो डी कैसे आया, समझ में आया? के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे के तो वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे क्यू क्या है? डी क्यू है सर, क्योंकि एलिमेंट पे चार्ज डी क्यू, एंड डिस्टेंस इज फ्रॉम चार्ज टू दैट पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पॉइंट पी पे निकालनी है, विच इज एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एलिमेंट। सो ये क्या आ जाएगा? के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज इजी राइट। सो डी इज के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर एवरीवन है ना? अब देखो मैं इस एलिमेंट को उठाता हूँ, ठीक है, इस एलिमेंट को उठाता हूँ और अब हम कुछ चीजें डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो ये पॉइंट P को मैं 0,0 कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस दूर आया? ये डिस्टेंस दूर आया, बराबर। तो मैं इसको ले लेता हूँ a,0 मान लेते हैं, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना? न तो फिर से जो JEE नीट के बाबू शोना वो ये बोलने लग जाएंगे सर ये तो नेगेटिव एक्सिस है, माइनस लो, माइनस कैसे आएगा बेटा? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मेरे हिसाब से चला सकता हूँ। तो मैंने ये ले लिया पॉजिटिव डायरेक्शन है, अब बोलो। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज a,0 और ये यहां से यहां तक l है, ये यहां से यहां तक l है, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस एल। यहां से यहां तक तो a आ गया, यहां से आगे a प्लस एल, 0। उम्मीद कर रहा हूं ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे, a प्लस एल, 0, है ना? अब मुझे बताओ स्ट्रिप कितने लेंथ तक है? स्ट्रिप सर a से शुरू होती है, a प्लस एल तक जाती है। स्ट्रिप a से शुरू होती है, a प्लस एल तक जाती है, बराबर। या ये वायर a से शुरू होती है, a प्लस एल तक जाती है। तो ये जो एलिमेंट है इसको मैं उठा के घुमा सकता हूँ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक थ्रू आउट घुमा सकता हूं, और इस एलिमेंट के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। इस एलिमेंट को मैं कहां से a प्लस एल तक घुमा सकता हूं, यहां नहीं लेके जा सकता यार बीच में, यहां तो है ही नहीं ना वायर है ही नहीं, तो एलिमेंट जाएगा कैसे वायर का, बराबर। तो वायर का एलिमेंट a से ही a प्लस एल तक ही जा सकता है, बराबर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? तो चलो अब मैंने लिख लिया डी ई, आई यूज रेड पेन, डी इज इक्वल टू कितना आया था? के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, बराबर। मुझे लैम्बडा का फॉर्मूला पता है सर, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल इज इक्वल टू डी क्यू बाय, यहाँ पे डी एल नहीं होगा, यहाँ डी एक्स होगा, क्योंकि मैंने थिकनेस कितनी ली है? डी एक्स। सो बोलो डी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्बडा डी एक्स। तो डी क्यू के जगह डाल दो लैम्बडा डी एक्स, सो दिस विल बी के लैम्बडा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स, सर इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज, लिमिट क्या आएगी सर? लिमिट इस एलिमेंट को a से a प्लस एल, a से a प्लस एल ही घुमा सकता हूं, तो लिमिट क्या आएगी? a से a प्लस एल। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। सो डी विल बी ई नेट, कितना आएगा बोलो? जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, के लैम्बडा कांस्टेंट, a से a प्लस एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर। चलो इंटीग्रेशन करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू के लैम्बडा। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर -2 डी एक्स, बराबर। अब तुम लोगों को पता है, जिसको नहीं पता इंटीग्रेशन उसके लिए बता रहा हूँ। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन कैसा होता है? एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो एक्स टू द पावर -2 का क्या होगा? एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैन बी रिटन एज -1 अपॉन एक्स। ईजी है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है भाई, -1 अपॉन एक्स क्यों आया? माइनस साइन है यहाँ पे, एक्स टू द पावर -1 नीचे आएगा तो एक्स टू द पावर +1 हो जाएगा, तो इसलिए 1 अपॉन एक्स, बराबर। सो के लैम्बडा इंटीग्रेशन कितना आया सर? 1 अपॉन एक्स विथ नेगेटिव साइन, सो -1 अपॉन एक्स। लिमिट क्या है? a से a प्लस एल।
नाउ पहले अपर लिमिट डालना है फिर लोअर लिमिट डालना है एक्स के जगह, बराबर। सो चलो डालो, इज इक्वल टू के लैम्बडा, बराबर। सबसे पहले क्या आएगा, -1/a+l, बराबर। माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/a, करेक्ट। नाउ कम ऑन टेक द एलसीएम, एलसीएम आएगा के लैम्बडा, ये -a+a+l/a+l, बराबर। चलो अब यहाँ पे लिखो सो ई नेट इज इक्वल्स टू -a+a कट जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट, के लैम्बडा l अपॉन a इन द ब्रैकेट a+l, के लैम्बडा l अपॉन a इन द ब्रैकेट a+l। अब बेटा ध्यान से देखो, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखो लैम्बडा इंटू एल, वी हैव लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, सो क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा एल, बराबर। इसको मान लो इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 2 क्या कह रही, क्यू इज लैम्बडा इंटू एल, तो यहाँ आया ना लैम्बडा एल, तो लैम्बडा एल की जगह व्हाट वी कैन सब्स्टिट्यूट, वी कैन सब्स्टिट्यूट क्यू, बराबर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए इन द ब्रैकेट a+l, एंड मान लेते हैं इस पे पूरा चार्ज कितना था, क्यू, है ना, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर के क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर ये सिर्फ पॉइंट चार्ज होता, सिंगल चार्ज होता तो, बराबर। सो के क्यू तो वैसे का वैसा ही है सर, नीचे आर स्क्वायर आएगा, मतलब लेंथ का स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई। तो भाई इस एंड से लेंथ कितनी है, ए लिख ली, इस एंड से लेंथ कितनी, a+l, उसी का मल्टीप्लीकेशन। कितना इजी है याद रखने के लिए, समझ में आया। सो इसके लिए फॉर्मूला की टेंशन मत लो, उम्मीद कर रहा हूँ फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, अब याद रखने का तरीका भी पता चल गया होगा, ठीक है। सो दिस इज इजी थिंग, राइट। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बाप रे, अब ये क्या दे दिया सर, रेफर द फिगर बिलो एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ ये सेकेंड वाला ही करेंगे क्योंकि टाइम अभी कम पड़ेगा, 8 है ना, ऑलरेडी मेरे ख्याल से मोर देन 40 मिनट्स हो चुके हैं, और इस प्रॉब्लम के लिए टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट, नहीं तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो वील सी द थर्ड पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट में बहुत क्वेश्चन आए इस पे, याद रखना है, ठीक है। सो चलो, रेफर द फिगर बिलो एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो लेट सपोज दिस इज पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे, अरे यार थोड़ा सा उल्टा हो गया मेरा, सॉरी, एक्चुअली ये लाइन है ना तुम्हारी, दिस इज द लाइन, ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम लोग पॉइंट पी मान लेते हैं। लेट सपोज दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। थोड़ा दूर लिखता हूँ उसको, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। सो लेट सपोज दिस रेड ये वाला पॉइंट है तुम्हारा पी, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर? चलो अब इसमें भी देखो यार, क्या सिंगल चार्ज है? नहीं है। तो जहाँ भी सिंगल चार्ज नहीं है मतलब सर वहाँ तो हमें इंटीग्रेशन के अलावा पर्याय ही करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो एलिमेंट लेना है मुझे, कौन सा कलर लूँ, कोई भी कलर ले लेते हैं। सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली, ठीक है। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की लेंथ होगी सर dx, जैसे आपने बोला है, बराबर। सो मैंने इसकी लेंथ ले ली dx, ठीक है। ये तो r डिस्टेंस दूरी पे, ये तो फिक्स है, दिस इज रेडियस, बराबर। दिस विल नेवर चेंज, किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा, देख लो कहीं भी जाओ रेडियस विल रिमेन सेम। तो मुझे यहाँ सिर्फ dx के साथ ही मशक्कत करनी है। सो लेट सपोज dx इज द एलिमेंट्री थिकनेस, इसके ऊपर चार्ज कितना है सर, dq है, बराबर। अब सिंपल फंडा देख लो, इस dx के कारण, है ना, इस dx के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा बनेगा। सो लेट सपोज दिस इज माय E1, बराबर। अब ये E1 दिस इज इंक्लाइंड, तो इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा इधर, एक बनेगा इधर। इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा इधर, एक बनेगा इधर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और कंपोनेंट लेता हूँ सेम एंगल पे, ठीक है। कंपोनेंट एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ सेम एंगल पे,
ठीक है, अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है तो सर ये भी वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा। ठीक है, इसने वर्टिकल के साथ थीटा बनाया, ये भी वर्टिकल के साथ थीटा। सो दोनों एकदम सेम एंगल पे है। ठीक है, अब देखो ये ग्रीन वाले के कारण यहाँ जाएगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो दिस इज E2 बराबर। अब E2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे सर, एक बनेगा इधर, एक बनेगा नीचे, है ना, बराबर। अब देखो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, दोनों छोटे छोटे एलिमेंट है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी विल बी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी विल बी सेम। अगर सेम है सर तो कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे, कैंसल। इसका मतलब इस केस में वी हैव Ex इज इक्वल टू 0 एंड Ey एग्जिस्ट करता है, Ey एग्जिस्ट करता है। तो हमें यहाँ पे Ex निकालने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट Ey निकालना है, और ये Ey ही हमारा E नेट के बराबर होगा। पहले क्या करना है, क्यों करना है, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, होप सो यहाँ तक क्लियर है क्यों हम लोग Ex के पीछे नहीं पढ़ रहे। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और बोला जाए कि फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधा सीधा इट इज बिग जीरो। क्या ये बात क्लियर है? वाई? बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बराबर। चलो नाउ लेट्स फाइंड द Ey। ठीक है, सो वी नो ये छोटा सा एलिमेंट है, सो Dey वी नो, छोटा सा एलिमेंट के कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज Dey। फॉर्मूला क्या है सर, के डी क्यू बाय व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। सर फिर से वही चीज यूज करनी है, लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एल। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो के इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी? एवरीवन, यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं है सर, यहाँ तक एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, ओके। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये जो डी वाई होगा ये सिर्फ तुम्हारा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा क्या? विल इट बी ओनली के डी क्यू बाई आर स्क्वायर? ये तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था सर, ये जो E1 आपने लिखा हुआ है ना, तो मैं एक बार ये करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ कंफ्यूजन ना हो। दिस इज DE1 बराबर, दिस इज DE1, है ना। अब सर इसमें तो x कंपोनेंट है नहीं, x कंपोनेंट है नहीं, तो y कंपोनेंट में कैसे निकालूं? हाउ डू आई फाइंड द y कंपोनेंट? कैसे निकालूं सर? ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, E1 cos थीटा, एंड दिस विल बी E1 sin थीटा। सो ये था DE1, तो यहाँ से मैं DEy, थोड़ा ये करेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है, मैंने यहाँ y लिख दिया था, दिस विल बी द नेट DE1 इज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। सो DEy क्या होगा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आए, क्यों? क्योंकि ये कॉस कंपोनेंट है सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जो एग्जिस्ट करेगी वो सिर्फ y के अलोंग ही एग्जिस्ट करेगी, x का तो कैंसिल आउट हो रहा है ड्यू टू सिमेट्री, सो कैंसिल आउट मुझे लेना नहीं है, बराबर। ठीक है, सो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या मैं डी क्यू को सब्सटीट्यूट करता हूँ, कर सकता हूँ लैम्बडा डी एक्स में? करना चाहिए, देखो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करें? अब यहाँ से कॉस थीटा कैसे निकाले, ये भी एक चैलेंज है। कॉस थीटा का शायद इंटीग्रेशन हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, तो क्या इंटीग्रेशन होगा वो सब भी देखते हैं हम लोग। सो कैसे करें फिलहाल, हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे निकाला जाए? लगाओ दिमाग। ठीक है, यही तो चैलेंज है बेटा, ये जो समझ गया उसने ये प्रॉब्लम्स तोड़ ली है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, कम ऑन अप्लाई इट फास्ट। 2 मिनट का टाइम है, ठीक है, फटाफट से ट्राई करो। क्या किया जा सकता है सर इसके आगे? दिस इज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या लगाऊं, कैसे दिमाग लगाऊं, बोलो फटाफट। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तुम लोगों से उम्मीद करना भी बेकार है। ठीक है, जिसका आ गया होगा ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, सर यस आई गॉट दिस, और मैंने ये सॉल्व कर पाया, या फिर मैं ये सॉल्व कर पाया। ओके, ईमानदार जो रहेगा, और ईमानदारी से ही कमेंट करना है, याद रखो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे आया नहीं फिर भी मैंने कर लिया। ठीक है, सो वी हैव गॉट डी वाई इज इक्वल्स टू के डी क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? डाल दे बेटा लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा डाल दे। लैम्बडा कितना है? डी क्यू विल बी लैम्बडा डी एक्स, सो के लैम्बडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझने वाली है,
यहाँ वेरिएबल कॉस थीटा है या यहाँ वेरिएबल थीटा है। थीटा कैसे, ये देखो ये चेंज होते रहेगा, स्ट्रिप की पोजीशन चेंज होती रहेगी, मतलब थीटा इज चेंजिंग, थीटा इज वेरिएबल। थीटा फिक्स नहीं है, थीटा वेरी कर रहा है, जगह जगह पे स्ट्रिप को बदलो थीटा चेंज हो रहा है, बराबर। आर सेम है, मतलब यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है सर, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। लैम्बडा और के ये कांस्टेंट है ना। यहाँ थीटा वेरिएबल है और dx लिखा हुआ है। क्या ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नहीं। अगर थीटा है तो हमें डी थीटा चाहिए, अगर dx है तो यहाँ पे हमें x की इक्वेशन चाहिए, बराबर, तभी जाके इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। इसीलिए मैंने बोला था ट्राई करो, दिमाग अभी लगाना शुरू करोगे तभी तो आएगा। तो यहाँ थीटा है तो मुझे यहाँ डी थीटा करना पड़ेगा। अब कैसे करूँ सर, अब कैसे करते हैं वो देखो। नाउ सी, लेट सपोज ये तुम्हारी जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, ठीक है, इसका कुछ तो थिकनेस है, उसी थिकनेस को तो हमने dx बोला है, बराबर। करेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ इधर, आई विल जूम इट, ठीक है। मान लो ये तुम्हारी वो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, मान लो ये क्या है सर, ये हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी। ये हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप है सर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, आपने उसको जूम किया है, बराबर। यस, जूम किया हुआ है, ठीक है। सो लेट सपोज दिस इज द एलिमेंट्री स्ट्रिप जिसकी थिकनेस है dx, ठीक है। अब देखो ध्यान देना है, ठीक है। लेट सपोज दिस इज द सेंटर, ठीक है। लेट सपोज दिस इज द सेंटर, ठीक है। लेट सपोज, ठीक है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट जहाँ से मैंने एंगल मेजर करना शुरू किया, मान लो मैंने एंगल यहाँ से मेजर करना शुरू किया, यहाँ से, ठीक है। या तुम चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो क्योंकि हमने वर्टिकल के साथ एंगल लिया थीटा। सो ये एंगल ले लो थीटा, चलो कोई बात नहीं। सो अगर ये थीटा है तो बेटा थीटा तो यही तक आया जहाँ से स्ट्रिप की शुरुआत हुई, देख बेटा ध्यान से, थीटा वहीं तक आया। तो ये छोटा सा एंगल भी तो कुछ होगा, दिस छोटा सा एंगल इज नोन एज डी थीटा, है ना। दिस छोटा सा एंगल इज नोन एज डी थीटा। अब देखो ये क्या बन गया सर, मेरा एक आर्क बन गया, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, देख ये एक आर्क है, बराबर। लेंथ ऑफ द आर्क मुझे पता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है सर। तो यहाँ लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है, डी एक्स इज इक्वल टू रेडियस तो फिक्स है आर, एंगल कितना है डी थीटा। सो यहाँ से मुझे इक्वेशन आ गई प्यारी सी खूबसूरत सी, डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा। यहाँ डी एक्स है, मुझे वही तो चाहिए था, एक्स कैसे भी करके डी थीटा में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज डी एक्स कैसे भी डी थीटा में, करेक्ट। तो मुझे यहाँ तो पर्याय मिल गया, तो चलो आगे सब्स्टिट्यूट दिस, बराबर। सो वी हैव ई वाई, करेक्ट, वी हैव ई वाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ वेक्टर लगाता नहीं हूँ, लगाया करो, ठीक है, दिस इज वेक्टर, ये याद रखना, करेक्ट। के लैम्बडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर, सो के लैम्बडा बाय आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया है सर, ये था कांस्टेंट, ये डी है, डी अभी भी छोटी ही चीज़ चल रही है, बराबर। हाँ, के लैम्बडा बाय आर स्क्वायर। अब डी एक्स के जगह मैं क्या डाल दूंगा सर, आर डी थीटा, आर डी थीटा कॉस थीटा, आर से आर कट। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि यह कॉस थीटा यहाँ डी थीटा, नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, बराबर। अब इंटीग्रेट कहाँ से करोगे सर, इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, जीरो से शुरू हो रहा है 180 तक जा रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है 180 तक जा रहा है, जीरो से हो रहा है 180 तक जा रहा है, बराबर। सो डी वाई क्या हो जाएगा, ई वाई इज इक्वल्स टू, यही तुम्हारा ई नेट है जैसे मैंने शुरुआत में बोला, इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट को बाहर निकालो, के लैम्बडा बाय आर कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 180 कॉस थीटा डी थीटा। यार अब कितना इजी हो गया है देखो ये। सो ई वाई इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा, बराबर। सो दिस इज के लैम्बडा बाय आर, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट के लैम्बडा बाय आर, आगे बोलो। अब सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना, सो दिस विल बी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर एवरीवन, 0 टू 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सबको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो एक वेक्टर क्वांटिटी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, नीचे वाले डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन एक ले लेता हूँ। सो दिस इज एक कंप्लीट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, नीचे की तरफ आई थी ना, ये आई थी हमारी नेट, ई नेट, बराबर, वाई कैसा था नीचे की तरफ, तो दिस इज माइनस के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा 0 टू 180 डिग्री। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया, इज दिस क्लियर एवरीवन, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, आगे बढ़ सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब करो सर लिमिट सब्सटीट्यूट, सो दिस इज माइनस ऑफ के लैम्बडा बाय आर, यह आएगा कॉस ऑफ 180 माइनस कॉस ऑफ 0 बराबर। तो ये कितना हो गया माइनस के लैम्बडा बाय आर, ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1, -1 -1 -2, -2 इंटू माइनस दिस विल बी 2k lambda by r. So what is our final answer? E net is equals to 2k lambda by r. तो सर क्या हमें ये इक्वेशन याद करनी है? नहीं, ये इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यार तुम्हें सेमी सर्कल ही थोड़ी देगा, किसी भी टाइप का सेक्टर दे सकता है, समझ में आया? कोई भी एंगल दे सकता है, जरूरी नहीं है 180 डिग्री दिया जाएगा। तो सर हर केस में हमें ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए ऑल्सो आई हैव अ ट्रिक। ठीक है, तो चलो यहां लिखो ट्रिक। सो वी हैव अ ट्रिक, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ई नेट इज गिवन बाय 2k lambda by r into sine of theta by 2. दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, ताकि तुम्हें एग्जाम में कोई भी अगर सेक्टर, कोई भी आर्क आए, सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला 2k lambda by r into sine of theta by 2। चलो अब 180 डिग्री वाले के लिए अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सो ई नेट व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री कैसे है? ये देखो ना, ये 180 है बराबर, दिस इज 180 बराबर। सो ई नेट इज इक्वल टू 2k lambda by r इंटू साइन ऑफ 180 by 2 इज 90, साइन 90 इज 1, आया ना आंसर वही। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं एक और प्रॉब्लम देता हूँ। लेट सपोज दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लेट सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। चलो अब इसके लिए ई नेट निकालो फटाफट से। सर ये तो बहुत आसान होना चाहिए अब, बिकॉज वी नो ई नेट इज इक्वल टू 2k lambda by r इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 बराबर। वेरी गुड बच्चा। सो 2k lambda by r इंटू साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 30, साइन 30 एंड साइन 30 की वैल्यू सबको पता है, उम्मीद कर रहा हूँ। साइन 30 इज 1/2, सो दिस विल बी k lambda by r ओनली। क्या ये समझ में आया? वेरी इजी नाउ। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम हम लोग कल देखेंगे फिलहाल, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा। चलो ये भी कल ही देखेंगे हम लोग, है ना। चलो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो देखो, मेहनत करो, जितना भी आज पढ़ा है अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इससे रिलेवेंट जो भी न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तुम्हारे पास जो भी बुक होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो भी बुक होगी, उसमें सर्च करने की कोशिश करो। ठीक है, यू विल गेट फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस, ट्राई एंड सॉल्व देम। ठीक है, कंसेप्ट अप्लाई करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है।